स्टार्ट। मेरा नाम स्वाति श्रीवास्तव और मैं इलाहाबाद कथाकथन चैप्टर से जुड़ी हुई हूँ। जब से इलाहाबाद से में कथाकथन की शुरुआत हुई, जमील साहब और रेखा जी से मुलाकात हुई, सौभाग्यशाली हूँ। और उन्होंने ही भारतीय भाषाओं को बचाने के लिए मुहिम शुरू की है, जिसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हिंदी, यहाँ यूपी में अगर हम बात करें हिंदी और अन्य भाषाएं, उनके प्रति हम लोग जिस तरह से भी कुछ कर सके कि हम उसके प्रति जागरूकता पैदा कर सकें। तो इसलिए इसके साथ में जुड़े होने मेरे लिए गर्व का विषय है। और आज जैसा हम सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग गुरुदेव और मंटो साहब की जो जन्म शती है उस पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बैठक हो रही है। और उसी से संबंधित अभी बेला जी ने बहुत अच्छे से सब चीज़ें बताई गुरुदेव के बारे में। तो गुरुदेव की जो सबसे प्रमुख रचना जिसमें उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, गीतांजलि, उसी से एक छोटी सी कविता है जिसका पाठ करना चाहते हैं हम। और जैसा कि बताया आपने कि गुरुदेव ने हर रस में कविताएं लिखी हैं, तो ये जो मुख्य कविता है भक्ति रस से है, जिसमें भक्ति प्रेम, प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो उमड़ के सामने आता है। बहुत छोटी सी कविता है, उम्मीद है आप आनंद लेंगे। इसका शीर्षक है यद्यपि मेरे चारों ओर। यद्यपि मेरे चारों ओर धंजन का जाल बिछा है, फिर भी मेरा मन तुझे ही चाहता है, ये तुझे पता है। मेरे अंतःकरण के निवासी होने से मेरे मन का भेद तू मुझसे भी अधिक जानता है। मैं सुख में रहूं, दुख में रहूं, सब कुछ भूले रहने पर भी मेरा मन तुझे ही चाहता है, ये तुझे पता है। मैं अपना अहंकार नहीं छोड़ सकता, उसे अपने माथे पर लादे सारी दुनिया में भटकता रहा हूँ। उसे छोड़ता तो सब पा जाता, किंतु इस सब के बीच मैं तुझे ही चाहता हूँ, तुझे पता है। मेरे पास जो कुछ है वह सब मुझसे कब लेगा, सब त्याग कर ही मैं तुझसे मिल पाऊंगा। मेरा मन तुझे ही चाहता है, ये तुझे पता है। ये गुरुदेव की रचना थी। और अभी नेक्स्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो मंटो साहब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मंटो साहब के बारे में थोड़ी सी आपको एक परिचय देना चाहेंगे कि जब वो लिखते थे जिस समय पे, वो उस समय के हिसाब से बड़े ही क्रांतिकारी लेखक माने जाते थे, समय से बहुत आगे। ऐसा कहा जाता है कि जो मंटो साहब लिख देते थे वो जो हम लोग नहीं बात करना चाहते हैं, जिन चीज़ों, जिन सब्जेक्ट्स, जिन विषयों के बारे में लोग चुप रह जाते हैं, मौन रह जाते हैं, जानते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं या चुप रह जाते हैं, उनके बारे में बड़ी बेबाकी से वो बोल जाते थे, लिख जाते थे। और इसीलिए कई बार उनके बारे में उनको आलोचना का सामना करना पड़ा। उनको कई बार उनके आलोचना हुई कि ये बड़ा अश्लील लिख जाते हैं शायद, परंतु वो हमेशा ये कहते थे यदि आपको लगता है तो क्या आप ये देखिए, क्या ये सच नहीं है। वो सच्चाई लिख जाते थे। और जो जिस समय पे वो थे, जिस वक्त हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस वक्त वो पाकिस्तान चले गए। और पाकिस्तान में जाने के बाद उनको बड़ा दुख हुआ यहाँ से छूटने का, भारत देश छोड़ने का। धीरे धीरे करके उन्होंने थोड़ा नशे की ओर बढ़ गए। और जब उनको दुख होता था तो वो लिखते थे और चीज़ों को एक्सप्रेस करते थे। तो जो उनकी पूरी लाइफ, पूरा जीवन का एक वो है, वो एक छोटी सी कहानी है जो उन्होंने शायद अपने ही लिए लिखी थी, जो खुद उनको डिस्क्राइब कर सके, जो वो हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। इस कहानी का शीर्षक है शेर आया दौड़ना। ऊंचे टीले पर गडेरिया का लड़का खड़ा दूर जंगलों की तरफ मुंह किए चिल्ला रहा था, शेर आया दौड़ना। बहुत देर तक वो अपना गला फाड़ता रहा। उसकी जबान बुलंद आवाज बहुत देर तक वातावरण में गूंजती रही। जब चिल्ला कर उसका हलक सूख गया तो बस्ती से 2-3 बूढ़े लाठियां टेकते हुए आए और गडेरिया के लड़के को कान से पकड़कर ले गए। पंचायत बुलाई गई। बस्ती के सारे अक्लमंद जमा हुए और गडेरिया के लड़के का मुकदमा शुरू हुआ। आरोप यही था कि उसने गलत खबर दी और बस्ती के अमन में खलल डाला। लड़के ने कहा, मेरे बुजुर्गों, तुम गलत समझते हो। शेर आया नहीं था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो आ नहीं सकता।
जवाब मिला, वह नहीं आ सकता। लड़के ने पूछा, क्यों? जवाब मिला, वन विभाग के अफसर ने हमें चिट्ठी भेजी थी कि शेर बूढ़ा हो चुका है। लड़के ने कहा, लेकिन तुम्हें यह मालूम नहीं कि उसने थोड़े ही रोज हुए कायाकल्प कराई है। जवाब मिला, यह अफवाह है। हमने वन विभाग से पूछा था और हमें यह जवाब मिला है कि कायाकल्प कराने के बजाय शेर ने तो अपने सारे दांत निकलवा दिए हैं, क्योंकि वह अपनी जिंदगी के बकाया दिन अहिंसा में गुजारना चाहता है। लड़के ने बड़े जोश के साथ कहा, मेरे बुजुर्गों, क्या यह जवाब झूठा नहीं हो सकता? सब ने एक जबान होकर कहा, हमें वन विभाग के अफसर पर पूरा भरोसा है, इसलिए कि वह सच बोलने की शपथ उठा चुका है। लड़के ने पूछा, क्या यह हलफ झूठा नहीं हो सकता? जवाब मिला, हरगिज नहीं, तुम साजिशी हो, फिफ्थ कॉलमिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, गद्दार हो, तरक्की पसंद हो, सादत हसन मंटो हो। लड़का मुस्कुराया, खुदा का शुक्र है कि मैं वह शेर नहीं हूँ जो आने वाला है। मैं वन विभाग का सच बोलने वाला अफसर भी नहीं। मैं पंचायत के एक बूढ़े आदमी ने लड़के की बात काट कर कहा, तुम उसी गडेरिए के लड़के की औलाद हो जिसकी कहानी वर्षों से स्कूल के प्रारंभिक क्लासों में पढ़ाई जा रही है। तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो उसका हुआ था। शेर आएगा तो तुम्हारी ही बोटी चबा जाएगा। गडेरिए का लड़का मुस्कुराया, मैं तो उससे लड़ूंगा, मुझे तो हर घड़ी उसके आने का खटका लगा रहता है। तुम क्यों नहीं समझते हो कि शेर आया वाली जो कहानी है, जो तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, आज की कहानी नहीं है। आज की कहानी में तो शेर आया का मतलब ये है कि खबरदार रहो, होशियार रहो। बहुत मुमकिन है कि शेर की बजाय कोई गीदड़ ही इधर चला आए। उस हैवान को भी तो रोकना चाहिए। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। कितने डरपोक हो, गीदड़ से डरते हो? गडेरिए के लड़के ने कहा, मैं शेर और गीदड़ दोनों से नहीं डरता, लेकिन उनकी हैवानियत से अलबत्ता जरूर भयभीत रहता हूँ और उस हैवानियत का मुकाबला करने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखता हूँ। मेरे बुजुर्गों, स्कूलों से वह किताब हटा दो जिसमें शेर आया वाली पुरानी कहानी छपी है। उसकी जगह नई कहानी पढ़ाओ। एक बुढ़े ने खांसते खखारते हुए कहा, यह लौंडा हमें गुमराह करना चाहता है, अब हमें ये सीधे रास्ते से हटाना चाहता है। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी सीधी लकीर नहीं है मेरे बुजुर्गों। दूसरे बूढ़े ने आक्रोश में कांपते हुए कहा, यह नास्तिक है, अधर्मी है, उपद्रवियों का एजेंट है, इसको फौरन जेल में डाल दो। गडेरिए के लड़के को जेल में डाल दिया गया। उसी रात बस्ती में शेर दाखिल हुआ। भगदड़ मच गई। कुछ बस्ती छोड़कर भाग गए, बाकी शेर ने शिकार कर लिया। मूंछों के साथ लगा हुआ खून चूसता हुआ जब शेर जेल के पास से गुजरा तो उसने मजबूत लोहे की सलाखों के पीछे गडेरिए को लड़के को देखा और दांत पीस कर रह गया। लड़का मुस्कुराया और बोला, दोस्त, ये मेरे बुजुर्गों की गलती है, वरना आज तुम मेरे लहू का भी जायका चख लेते।